सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड पाठ्यक्रम है 2 वर्षीय, उसके अंतर्गत हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में जो हमारे कंपल्सरी पेपर होते हैं उसके अंतर्गत हमारा जो पेपर कोड है E103, उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। हमारे पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास। जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम है उसमें पेपर कोड E103, जिसका नाम पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, प्रथम इकाई है, हम उसमें अध्ययन कर रहे थे। हमने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई, हम अपनी प्रथम इकाई में या फर्स्ट यूनिट में अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर था प्रथम इकाई के अंतर्गत वह था व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा। हमने अपने इस चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के बालकों का अध्ययन किया, जैसे मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक। इससे पिछली वीडियो में हमारे जो टॉपिक था वह था मंद अधिगामी बालक। हमने उसका अध्ययन किया। उसमें हमने जो मंद अधिगामी बालक है उसके अंतर्गत हमने उनके मंद अधिगामी बालकों का अर्थ जाना, उनकी परिभाषाएं समझी और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। हमने उसी वीडियो में जो हमारे मंद अधिगामी बालक है उनकी पहचान इस टॉपिक पर भी चर्चा की थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह नहीं हो पाई। उसमें केवल हम एक ही पॉइंट अपना डिस्कस कर पाए थे। सो गाइस, हम अपनी आज की इस वीडियो में, जो हमारी आज की वीडियो है, उसके अंदर हम अपने इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है मंद अधिगामी बालक, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमने इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो नया पॉइंट है मंद अधिगामी बालकों की पहचान, इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे। हम हमारे जो मंद अधिगामी बालक हैं जो अपनी कक्ष में सम आयु वर्ग के छात्रों से ही पिछड़ जाते हैं, जिनकी सीखने की गति कम होती है, जिनमें किसी कार्य को करने की क्षमता सामान्य बालकों की तरह नहीं होती, तो ऐसे बालकों को मंद अधिगामी बालक कहते हैं। हम ऐसे बालकों की इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। किन किन विधियों के द्वारा पहचान कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं, हम अपनी इस वीडियो के अंतर्गत उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। सो गाइस, अपने पॉइंट पर आते हुए हम अपने इस वीडियो की कड़ी आगे बढ़ाते हुए अधिगम बालकों की जो पहचान है, उसकी जो पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वह है निरीक्षण परिविधि, यानी कि हम हमारे जो मंद अधिगामी बालक हैं हम उनकी पहचान निरीक्षण परिविधि के द्वारा भी कर सकते हैं। हमारी जो निरीक्षण परिविधि है इसके द्वारा हम अपने मंद अधिगामी बालकों की पहचान आराम से कर पाते हैं और उनको उपचार कर, यानी कि जो उनमें कमियां हैं उनको जानकर, उनकी कमियों को दूर कर, उन्हें समान आयु वर्ग के छात्रों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सकती है। जो मंद अधिगामी बालकों की पहचान तभी हो पाती है जब उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए या कक्षा विद्यालय में प्रवेश देने के बाद जब तक मंद अधिगामी बालकों का प्रवेश विद्यालय में नहीं करा पाएंगे तब तक हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। शिक्षक तथा विशेषज्ञ बालकों के व्यवहार में उनकी पहचान कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे शिक्षक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है उनके व्यवहार से उनकी पहचान कर लेते हैं कि मंद अधिगामी बालक, जब हम सामान्य कक्षा में सभी प्रकार के छात्रों को एक साथ निरीक्षण करते हैं तो उनमें से हमें जो अलग तरीके
कि एक बालक इस प्रकार की पहचान क्यों कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम यह कहते हैं कि यह बालक प्रतिभाशाली है, सामान्य बालक है, या पिछड़ा बालक है, या मंद अधिकारी बालक है। जो निरीक्षण किया जाता है वह बड़ी सावधानी से किया जाता है, साधारण ढंग से किया जाता है। उसके लिए कोई हमें स्पेशल इफेक्ट अपोर्ट नहीं लगाने पड़ते, वह हम साधारण तरीके से ही निरीक्षण कर लेते हैं और अनौपचारिक तरीके से करते हैं, यानी कि बिना किसी को बताए ही हम ऐसे बालकों का निरीक्षण करते हैं। क्योंकि अगर हम उनको बता देंगे कि आज हम आपका निरीक्षण कर रहे हैं, आपका जो व्यवहार है उसका अध्ययन करेंगे, तो वह अपने व्यवहार को बदल देंगे। सही प्रकार से जो उनका व्यवहार है उसे नहीं कर पाएंगे और उसमें बदलाव आ जाएगा, जिससे हमें ऐसे बालकों की सही सही पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए से हमारा जो निरीक्षण होता है वह बिल्कुल साधारण तरीके से अनौपचारिक रूप से किया जाता है। निरीक्षण करते समय शिक्षक को उनके व्यवहारों की जो आवृत्ति होती है विभिन्न परिस्थितियों में, जैसा खेल का मैदान, कक्षा में साथियों के साथ तथा घर में उनका निरीक्षण किया जाता है। उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो आवृत्ति होती है, बार बार वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। शिक्षक या निरीक्षण के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। उसे हम उनके खेल के मैदान में, यानी जब बालक खेलते हैं उस समय भी कर सकते हैं, उनके पास पड़ोस में खेलते हैं वो तब भी कर सकते हैं, उनके घर पर जाकर भी कर सकते हैं, और एक कक्षा कक्ष के अंदर भी उन बालकों के व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। और एक निरीक्षक या एक शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होता है कि हम जिन बालकों का निरीक्षण कर रहे हैं उनसे जो प्राप्त आंकड़े हैं, आरेख तैयार किए हैं, उन आंकड़ों का हम दोबारा से विश्लेषण भी कर सकें। हम ऐसे ही आंकड़े या आरेख तैयार करते हैं जिनका दोबारा से अध्ययन या विश्लेषण किया जा सके। सो भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकल अध्ययन। हमारा पहला पॉइंट था निरीक्षण विधि, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वह है एकल अध्ययन। यह एक ऐतिहासिक विधि है। जो हमारा एकल अध्ययन है वह एक ऐतिहासिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत हम जो बालक होता है उसके जन्म से लेकर उसके वर्तमान तक का लेखा जोखा जो भी होता है, जो उसका व्यवहार होता है, उसकी जो विभिन्न सूचनाएं हैं उनका संकलन हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो एकल अध्ययन में हम जो बालक होता है उसके जन्म से लेकर उसके वर्तमान तक, यानी कि जब तक का हमें अध्ययन करना है आज की तारीख तक है, उसका विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं या उसके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे उनके घर में उसके माता पिता के द्वारा उस बालक की सूचनाएं प्राप्त करना, उनके व्यवहार इस प्रकार का, इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना, उनके जो पास पड़ोसी है, जब एक बालक के घर के पास में जितने भी घर है वह उसके पड़ोसी होंगे, उनसे भी हम उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उस बालक के जो साथी हैं उनसे भी हम बालक का लेखा जोखा या सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो एकल विधि में जो हम निरीक्षण करते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि अपने सामने, यानी कि बालक का व्यवहार देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। यानी कि कोई बात हम स्वयं जाकर उसका व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो उनके बारे में सूचनाएं हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनके पड़ोस में, उनके घर पर जाकर यार दोस्तों से मिलकर हम उनके आंकड़े प्राप्त करते हैं। और जो हमें
हमें ये सूचनाएं प्राप्त होती है बालक की, उन सूचनाओं से हम यह पता लगा लेते हैं कि बालक किसी चीज को सीखने में कहाँ पिछड़ रहा है, किस कारण से उसकी धीमी गति है। और जब हमें उनकी कमजोरियों का पता चल गया तो हम उन कमजोरियों को दूर कर निदानात्मक उपचार कर उनको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, हम उनकी कमियों को दूर कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा परीक्षण। कौन सा है? चिकित्सा परीक्षण। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, चिकित्सा परीक्षण के द्वारा भी हम मंद अधिगामी बालकों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जो हम बालक की से संबंधित सूचनाएं इकट्ठे करते हैं, उसके पास पड़ोसी से या माता पिता से, कक्षा कक्ष में उनके मित्रों से, तो उन सूचनाओं से हमें उनकी जो शारीरिक बाधिकाएं होती है, यानी कि उनकी शारीरिक कमियां होती है, उन कमियों का पता नहीं चल पाता। क्योंकि अगर किसी बालक के सर में चोट है जिसके कारण से वह पिछड़ रहा है, सीखने की गति कमजोर है, तो उस बालक को दूसरे बालक यानी कि उनके माता पिता है या उनके पास पड़ोसी, उनको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उन्हीं की जानकारी के लिए हमें चिकित्सा परीक्षण भी करने पड़ते हैं। डॉक्टरी परीक्षण से ही हम ऐसे बालकों की पहचान कर सकते हैं, उनकी कमियों को ढूंढ सकते हैं कि इस बालक में किस प्रकार की कमियां हैं जिसके कारण यह अपने समान आयु वर्ग के छात्रों से भी पीछे का कार्य करने में असमर्थ है। क्योंकि बहुत से बालकों को जन्म के समय या चोट लगने से बहुत सारी कमियां आ जाती है, जिसके कारण वह अपनी कक्षा का कार्य या अधिगम करने में, किसी चीज को सीखने में, पढ़ने लिखने में, भाषा में त्रुटियां करने लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक परीक्षण। कौन सा? शैक्षिक परीक्षण। मंद अधिगामी बालकों की पहचान शैक्षिक परिस्थितियों में भी की जा सकती है। यानी कि जब हम किसी बालकों को पूरी कक्षा कक्ष में किसी अध्याय पाठ को हमने संपूर्ण करा दिया, तो हम उस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न बालकों से पूछेंगे या उनसे टेस्ट लेंगे, जिससे हमें जो अंक जिस आधार पर प्राप्त करेगा उसके आधार पर भी हम ऐसे बालकों की पहचान कर सकते हैं कि यह बालक सीखने में मंद गति से सीख रहा है या तीव्र गति से सीख रहा है या सामान्य गति से सीख रहा है। जब हम ऐसे बालकों का विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं, तब यह अपने आयु वर्ग के साथ पढ़ने लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी कि जो मंद गति के बालक होते हैं, तो वह अपने आयु वर्ग के जो छात्र होते हैं, बालक होते हैं, उनके साथ पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बालकों की वर्तनी, जो लिखने की क्षमता है, जो वह लिखते हैं, भाषा जो वह बोलते हैं, बोधगम्यता, लिखने पढ़ने की क्षमता आदि अपने आयु वर्ग के बालकों के समान नहीं होती। यानी कि जब हम शैक्षिक परीक्षण लेते हैं कक्षा कक्ष में, पूरा अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कोई परीक्षा का आयोजन करते हैं या टेस्ट का आयोजन करते हैं, उस समय जो मंद अधिगामी बालक होते हैं वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ सही प्रकार से नहीं करते, वह भाषागत त्रुटि करते हैं, वर्तनी संबंधित त्रुटि करते हैं, लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस प्रकार भी हम शैक्षिक परीक्षण के द्वारा भी ऐसे बालकों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? बुद्धि परीक्षण। मंद अधिगामी बालकों की पहचान के मुख्य दो मापदंड होते हैं। जो मंद अधिगामी बालक होते हैं उनकी जो हम पहचान करते हैं उसके मुख्य रूप से दो मापदंड होते हैं। नंबर 1 शैक्षिक उपलब्धि, यानी कि एक कक्षा कक्ष में एक बालक ने
कितने अंक प्राप्त किए, उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, नंबर 1 ये है। यानी कि जब हमारा कोर्स यानी कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, लेसन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम किसी टेस्ट का आयोजन करते हैं या परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा हमें जिस प्रकार के कोई बालक अंक लेकर आता है, हमें उसी प्रकार से उसकी शैक्षिक उपलब्धि का आयोजन या उल्लेख करते हैं। यह बालक किस प्रकार का है, तीव्र गति से सीखने वाला है या मंद गति से सीखने वाला है। और नंबर 2 है मानसिक स्तर, यानी कि उसका जो मानसिक स्तर है वह किस प्रकार का है। मानसिक स्तर के लिए प्रमाणित बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मानसिक स्तर होता है, उसकी जो बुद्धि होती है, उसके लिए हमें कुछ प्रमाणित जो बुद्धि परीक्षण है उनका प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों के द्वारा ही हम उस बालक के यानी कि पहचान कर पाते हैं कि यह बालक किस श्रेणी में आता है और किस प्रकार का है, इसका व्यवहार कैसा है, यह धीमी गति से सीखने वाला है या तेज गति से सीखने वाला। ऐसे परीक्षणों में हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं लेते हैं। जो हमारे बुद्धि परीक्षण है वह शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी हो सकते हैं। यानी कि शाब्दिक का अर्थ यही है कि हम किसी बालक से मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछें और उनसे उनकी जानकारी प्राप्त करें, उनके आंसर प्राप्त करें। और अशाब्दिक में हम लिखित भी ले सकते हैं। और जो प्रयोगात्मक है, क्रियात्मक है, वह ऐसे परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा बालकों को कुछ करके दिखाना होता है। यानी कि ऐसे परीक्षणों में बालक कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से उन्हें डिजाइन किया जाता है परीक्षणों को, जिससे कि बालक उनमें लगे रहे। उसके आधार पर भी हम जो बालक है उनकी पहचान कर सकते हैं कि यह मध्यदिगामी बालक है या समस्यात्मक बालक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा है भैया, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ही है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। इनमें से लिखना पढ़ना तथा भाषा के कौशलों का परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उनमें हम लिखने का, पढ़ने का और जो भाषा के कौशल है, बोलने का, ए को चे को नहीं बोल रहा, पै को फै को नहीं बोल रहा है, इस प्रकार के कौशलों का परीक्षण किया जाता है। और निदानात्मक परीक्षण भी किए जाते हैं। और जो हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनके अंतर्गत ही हम कुछ निदानात्मक परीक्षण होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। और उन निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा हम बालक की समस्याओं का पता कर कि बालक कहाँ समस्या का, बालक के सीखने में कहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बालक को कहाँ समस्या आ रही है, उनका पता कर उनको उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है। यानी उनका उपचार किया जाता है जिससे कि वह सामान्य बालकों के साथ आसानी से सीख सके। इन परीक्षणों के आधार पर ही हमें पता चलता है कि मध्यदिगामी बालकों की प्रकृति किस प्रकार की है और वह निदानात्मक परीक्षण के कारण पता चलता है कि इनमें सुधार का आधार किस प्रकार का हो सकता है। यानी कि जो ये परीक्षण होते हैं, इन परीक्षणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक बालक का जो व्यवहार है उसकी प्रकृति कैसी है। यानी कि वह उद्दंडता कर रहा है, सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है या किसी बात को कहने में महसूस कर रहा है। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनके आधार पर ही हम कह सकते हैं। और उपचारात्मक जो परीक्षण है उसका प्रयोग कर हम जो हमारा निदानात्मक परीक्षण से हम उसका प्रयोग कर हम उसके जो कारण है, किन कारणों से एक बालक अपनी ही कक्षा कक्ष में अपने समान आयु वर्ग के छात्रों से पिछड़ रहा है, उसकी जानकारी हासिल कर उनका उपचार कर उन्हें समान आयु वर्ग
के साथ सीखने के लिए सहयोग कर सकते हैं। सो भाई, जो हमारे ये परीक्षण थे, इन परीक्षणों के द्वारा हम बालक के सीखने की कमियां या उसकी पहचान कर सकते हैं कि बालक किस प्रकार का है और कैसा व्यवहार करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मध्य अधिगमी बालकों की समस्याएं, यानी कि हमारे जो मध्य अधिगमी बालक है उनके सामने किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याओं को फेस करते हैं। ऐसे बालकों की समस्याएं भी हम निम्न पॉइंट से देख सकते हैं। नंबर 1 है ज्ञानात्मक अधिगम समस्या। कौन सी है? नंबर 1 है ज्ञानात्मक अधिगम समस्या। इस प्रकार के व्यवहारिक लक्षण इस प्रकार है, यानी कि जो ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं हैं वह इस प्रकार से हमारे सामने आती है। मध्य अधिगम बालक धीमी गति से सीखते हैं। जो मध्य अधिगम बालक अधिगामी बालक होते हैं वह धीमी गति से सीखते हैं और पाठ्य वस्तु को स्मरण करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो उनको पाठ्य वस्तु दी जाती है उसको याद करने में कठिनाई महसूस करते हैं। मध्य अधिगम बालक मूर्त अधिगम को अपेक्षाकृत सरलता से सीख लेते हैं और अमूर्त अधिगम को सोचने में कठिनाई होती है। जो मध्य अधिगामी बालक होते हैं अगर उनको मूर्त अधिगम दिया जाए, यानी कि कोई चीज सामने दिखाकर उन्हें से काम कराया जाए तो उसे वह आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन जो अमूर्त अधिगम होता है उसको सीखने में कठिनाई का महसूस करते हैं, उसे सही प्रकार से सीख नहीं पाते। अधिगम का स्थानांतरण मध्य अधिगम बालकों में संभव